बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर टॉप स्टोरीज पर। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का असासा हुकूमत उनकी फलाह के लिए कोशां। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। शरई उसूल कवायद के मुताबिक इस्लामिक सर्टिफिकेट भी दस्तयाब। डेरा इस्माइल खान की CRBC नहर में डूबने वाले 22 अफराद की लाशें मिल गईं। 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मारे गए अफराद में 16 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। सिंध हुकूमत एक बार फिर महंगाई का रोना रोते हुए वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गुज़श्ता 35 रोज़ के दौरान मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आया है। अवाम सवाल करते हैं 18वीं तरमीम के बाद महंगाई पर कंट्रोल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर नहीं आती। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू हुआ चाहता है। PSL प्लेऑफ मैचेस कल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। जी जनाब, अच्छी खबर है, उससे ही शुरू करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार देते हैं और हमेशा उनकी बेहतरी के लिए इकदाम करने में कोशा रहते हैं। और इस ज़मीन में उन्होंने बहुत से इकदाम उठाए हैं। एक और कदम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्चिंग की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए इस स्कीम में ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में बताया कि रकम भी ला सकेंगे और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कायल करेंगे कि अपना पैसा पाकिस्तान में लाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में कहा कि अब गंदम का बहरान पैदा नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के, इकॉनमी के, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे से सिर्फ जो 2 प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से। ऊपर से 2 क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई कि गलत टाइम पे बारिशें हुई और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। टेक्सटाइल की मैं देख रहा था कि फैसलाबाद में अब लेबर की कमी हो गई है टेक्सटाइल की, क्योंकि सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है हमारी। अगर आज हमें पिछली गवर्नमेंट्स का बोझ ना उठाना पड़ता तो आज एक हमारी इकॉनमी बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ी थी। हमारी इकॉनमी बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ी है, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। और इस हवाले से हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल जावेद साहब, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इसमें सरमायाकारी कितनी मुनाफा बख्श और महफूज होगी, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल इसको लॉन्च किया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट लेकर के आए थे, जो वहाँ बाहर बैठे पाकिस्तानी जो हैं आराम से ऑनलाइन डिजिटल अपना अकाउंट खोल सकते हैं और यहाँ के बैंकों में पैसे रख सकते हैं और उससे कई चीज़ें उनको मिल सकती हैं। मनी ट्रांसफ़र है, उसमें बिल पेमेंट है, यहाँ रियल स्टेट के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तमाम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। 36,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है अकाउंट्स खोल लिए और कुछ 66 मिलियन डॉलर्स वो पाकिस्तानी बैंकों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रखी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। अब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, इसके ज़रिए वो बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान के बैंकों में पैसा आएगा, पाकिस्तान में रुपए की कदर मज़ीद बेहतर होगी और साथ ही में इंडिविजुअल्स को भी फ़ायदा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो पाकिस्तानी जो बाहर हैं या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं बाहर, FBR में उन्होंने डिक्लेयर किए हुए एसेट्स जो बाहर हैं, वो भी इस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें यह है कि फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं इसके अंदर, 3 महीने से लेकर आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी वक्त चाहें पैसा निकाल सकते हैं। US डॉलर में आपको 7% तक रिटर्न मिलता है और जबकि पाकिस्तानी रुपए में आपको 11% तक का रिटर्न मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शरई असूलों के ऐन मुताबिक
ऑप्शन भी मौजूद है। और हमें पता है कि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को इंतज़ार था कि कब शरिया कंप्लाइंट जो हैं बॉन्ड्स आते हैं, तो वो ये सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। नया सर्टिफिकेट्स तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें इन्वेस्ट करें, उनको भी बहुत ज़बरदस्त मुनाफा है और पाकिस्तान को भी बिल्कुल बहुत ठीक है। फायदा है। फैसल जावेद साहब, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अब तक कैसा रिस्पांस मिला वो तो आपने बताया है, साथ ये भी बता दें कि आम सर्टिफिकेट्स और इस्लामिक सर्टिफिकेट्स में क्या फ़र्क है? जी कि हमारी गवर्नमेंट इससे पहले बहुत बड़ी स्कीम लेकर के आई, रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिली है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि $66 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पाकिस्तानी बैंकों में रखे। अभी कुछ अर्सा पहले ही वो लॉन्च हुआ है और उसके साथ साथ 36,000 से ज़्यादा जो हैं लोगों ने अकाउंट्स खोल लिए, तो बहुत फिनोमिनल फीडबैक मिला है। इससे पहले हम जब डैम फंड की कैंपेन चल रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उसमें ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया। कोविड फंड के अंदर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। पिछले 5 महीने में जो रेमिटेंसेस जो रिकॉर्ड टूट के हैं सारे, वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो हर लिहाज से जो इंसेंटिव्स, जो मेजर्स, जो प्रोडक्ट्स, स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उसको बैक भी कर रहे हैं और उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो शरई असूलों के मुताबिक जो ऑप्शन मौजूद है, इसमें तो बहुत ही फिनोमिनल इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा। तो अब तक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो प्रोडक्ट हुकूमत पाकिस्तान लेकर के आई है, उसमें बढ़ चढ़ के कॉन्ट्रीब्यूट किया। बिल्कुल सही। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रोल एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मस्बत रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इन सर्टिफिकेट्स के इजरा से मुल्क में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा? जी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे जो रिजर्व्स हैं, वो मज़ीद ऊपर जाएंगे। देखिए, जो पाकिस्तान में एक ओवरऑल इकनॉमिक बूम आया हुआ है ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारा रेमिटेंसेस का है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कंट्रीब्यूशन का है, रोशन डिजिटल अकाउंट का है, और आगे से जाके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से भी होगा। पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन होगी, पाकिस्तान में रुपये की जो कदर है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। उसका मतलब ये कि आपकी महंगाई नीचे जाएगी। उसका मतलब ये कि जब डॉलर गिरेगा तो महंगाई आपकी गिरेगी, नीचे जाएगी। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तानी इकनॉमिक ग्रोथ को इस इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। तो हर लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, तो इस पर बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल खुशाइंद इक़दाम है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें वज़ीर आज़म को हैं और हुकूमत को हैं वो पूरी भी होंगी। बिल्कुल। अब इसके साथ एक और ख़बर की तरफ बढ़ेंगे जो कोई इतनी अच्छी नहीं है, अफसोसनाक खबर है। डेरा इस्माइल खान की CRBC नहर में डूबने वाले 22 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 6 अफराद को बचा लिया गया है। चंद रोज़ कबल लोडर रिक्शे में सवार 28 अफराद शादी से वापस आ रहे थे। ज़्यादा सवारियां होने की वजह से रिक्शा तवाज़ुन खोकर नहर में गिर गया और वाक़े के बाद इमदादी टीमों को इतला दी गई, जिन्होंने 3 रोज़ से कोशिशें करके 22 अफराद की लाशों को निकाल लिया। और सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद रिजवान ने यह बताया है कि नहर से 22 अफराद की लाशें तो निकाल ली गई हैं, जिनमें से 16 ख़वातीन हैं, 6 बच्चे शामिल हैं इनमें, और तमाम अफराद का ताल्लुक, अफसोसनाक बात यह है कि एक ही ख़ानदान से। फरा ये हमारे रवैये हैं कि आप किसी चीज़ को देख लें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख लें, तो आपको हमेशा वो ओवरलोडेड ही मिलेगी। आप ऐसा करें कि कोई सामान लेके ट्रक जा रहे हैं उनको देख लें तो वो बाहर निकले होंगे, उनको ओवरटेक करते हुए आपको खौफ आएगा। और हमजा, आप लिफ्ट में बैठ रहे हो ना, तो लिफ्ट के ऊपर लिखा हो 6 अफराद के लिए, तो 7वां बंदा भी घुसने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप बताने की कोशिश करें कि ये इसकी जो है ना सेफ्टी गाइडलाइन कुछ और है, तो वो बुरा बनाते हैं। आप उतर जाएं, आप उतर जाएं। आप बेशक पहले से वहाँ पर मौजूद हो। अब्दुल्ला जान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला से जानेंगे इस सानहे के हवाले से। जी अब्दुल्ला, बताइए अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं? एक ही खानदान के 22 चिराग बुझ गए। जी बिल्कुल, ये अफसोस वाक़या गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा के गाँव शाहजमल में पेश आया, जो चिंकी रक्षा लोडर तकरीबन 28 अफराद को लेकर जा रहा था कि बेकाबू होकर CRBC नहर में गिर गया था, जिससे 3 रोज 1122 रेस्क्यू और पाक आर्मी ने ऑपरेशन करके 22 लाशों और 6 जिंदा अफराद को निकाल लिया था। इसके बाद ये अफसोसनाक बात वो है कि अफसोसनाक बात ये है कि अभी तक मुंतखब नुमाइंदे उनके पास अभी तक नहीं आए, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है।
उन्होंने पीटीआई के एमएनए शेख यकूब को भारी अक्सरियत से भी जितवाया था वहाँ से। ना तो वो एमपीए वहाँ पर पहुँचे हैं उनके पास, ना एमएनए पहुँचे हैं, और ना ही सूबाई हुकूमत ने उनके लिए कोई खसूसी पैकेज का ऐलान किया है, ना कोई तज़ियत की है। ये भी बताइएगा कि ये इतनी कीमती जानों का नुकसान हो गया है, क्या ये बर वक्त इमदाद नहीं मिल सकी, या नहर इतनी वो गहरी है कि वहाँ पर डूब के बचना मुमकिन नहीं है? क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना जानी नुकसान हुआ? जी, ये एक तो ये तहसील डी खान से बहुत दूर है, उधर 1-1 रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो डी खान से गई थी, इसलिए भी देर लगी है, क्योंकि लोगों ने पहले तो अपनी मदद आपके तहत उधर 4 लाशों को निकाला था, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 का अमला पहुंचा है और पाक आर्मी के जवान पहुंचे थे, जिसकी वजह से उस रोज शाम हो गई थी। फिर शाम को ऑपरेशन नहीं किया गया, फिर दूसरी सुबह शुरू किया गया, फिर दूसरे दिन 15 लाशें मिली, फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर 3 लाशें मिली। इसलिए ये ऑपरेशन में काफी दुश्वारी पेश आई। ठीक है अब्दुल्ला, ये भी हमें बता दीजिएगा कि जिंदा 6 अफराद निकाल लिए गए थे, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्या वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं या अस्पताल दाखिल हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा सही सलामत है। उसमें एक चिंकी ड्राइवर भी शामिल था, जिसने उस वक्त खुद ही 2-3 अफराद को बचा लिया था। ठीक है अब्दुल्ला, आपने हमें बताया, आपका बहुत शुक्रिया। और ये अफसोस बात है, जब भी आप ऐसा कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर सोचा कीजिए कि आपकी जानें ज़्यादा ज़रूरी हैं चंद पैसों से। अगर दूसरा रिक्शा करवा लिया जाता तो शायद इस तरह का ये नुकसान ना होता और आज हम इतने गमज़दा तमाम लोग ना होते, और जो ख़ानदान पर बीती है वो ख़ानदान जानता है। और बात फिर वो ये कि ये इस तरह के वाक़या जो है ना, ये पेदर पे होते रहते हैं, आज यहाँ से कल वहाँ से सुनने को मिलता है। सो रवैये हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जान, अपनी हिफाजत और उससे जुड़े हुए जो मामलात हैं उसके बारे में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और अब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बात करेंगे, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो हम एक दूसरे के ऊपर बड़े आराम से लगाते हैं। 18वीं तरमीम का क्रेडिट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेते नहीं थकती, मगर ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरमीम के बाद महंगाई पर कंट्रोल सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पता नहीं क्यों सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर रही और अवाम को सज़ा भुगतनी पड़ी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर महंगाई का रोना रोते हुए वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी थी, और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहा कि 35 रोज़ के दौरान मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खाने पीने की ये मुख्तलिफ अशियाँ हैं जिनकी कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत सिर्फ बातों की हद तक मौजूद है, वो वफाकी हुकूमत पर एतराज़ उठाते रहे, अमली तौर पर नाकाम हो चुकी है। मगर मुर्तज़ा वहाब ये भूल गए कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा सूबों के वज़ीर आला को महंगाई का नोटिस लेना चाहिए। आप लोगों ने क्या किया ये नहीं बताया गया। और पीपल्स पार्टी अवाम को जवाब देने की पाबंद है कि सिंध में 12 साल से इक़्तिदार पे की कुर्सी पे वो विराजमान है। इन बरसों में इस हुकूमत ने सूबे में महंगाई के खात्मे के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम किए, इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 35 दिनों में जो पिछले हैं मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है। महंगाई पे काबू पाना में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, और ये 18वीं तरमीम के बाद अब आप लोग खुद मुख्तार नहीं है इस मामले में। देखें, अगर अभी आप किरदार देखेंगे इन हमारे सूबों में और आप कंपेयर करेंगे सिंध के सूबे को पंजाब से या केपी के से या बलूचिस्तान से, तो ये वाहिद सूबा है हमारा जो अभी इस टाइम पर परफॉर्म कर रहा है। हम अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं, हमारे पास अच्छी गवर्नेंस है, हमारे पास डेवलपमेंट ज़रूर कुछ पीछे हम हैं डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे फंड्स जो है फेडरल गवर्नमेंट हमें देने को तैयार नहीं है। आपने बात की प्राइसेस की, तो बाकी सूबों में जो है वहाँ पर जो मुख्तियार कर और एसीज हैं और डीसीज हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों पर आंख रखना, प्राइसेस कंट्रोल करना। यहाँ पर इस तरह नहीं है। कराची में और बाकी जो भी हमारे शहर हैं, देहात हैं, वहाँ पर बाकायदगी से मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो जाएं, प्राइस हाइक्स चेक करें, जो प्राइसेस हुकूमत की तरफ से कंज्यूमर काउंसिल ने दी हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा। मैं कल ही सुबह को एक निजी चैनल के साथ दिल्ली कॉलोनी की विजिट पे गया था। वहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। हमने जाके जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हो रही थी कोविड-19 की, वहाँ पे हमने फाइन किए।
जहां पर प्राइस ज्यादा ले रहे थे उन शॉप्स को सील किया गया, लाख लाख रुपए जुर्माना लगाया। तो सिंध हुकूमत ही है जो अपना काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है तैमूर तालपुर साहब, वफाकी हुकूमत के मुताबिक तो गंदुम बहरान में सिंध हुकूमत का हाथ है। आपने गंदुम रिलीज नहीं की जिसकी वजह से कीमतें ऊपर चली गई, इसमें कितनी हकीकत है? अपना टारगेट कर सका ना बलूचिस्तान कर सका और पंजाब भी पीछे रह गया। सिंध का टारगेट था 3.8 मिलियन मेट्रिक टन्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट मीट किया। जो बुरहान आ रहा है वो दूसरी तरफ से आ रहा है और दूसरी वजूहात की वजह से आ रहा है। हमारा इशू कहाँ पर आया? इन लोगों ने, इन चोरों ने, क्योंकि इनका मकसद तो पीटीआई का, इमरान खान का और उसके जो स्टूजेस हैं उसका हम समझे थे गवर्नेंस करना है, कीमतें कम करना है, लोगों की भलाई करना है, पर इनका तो मकसद ही मेरे ख्याल से अवाम को तबाह बर्बाद करना था। आपको जिस तरह से उन्होंने प्राइसेस की हालत की है तो कोई इस तरह थोड़ी कि शॉर्टेज आ जाता है, गलती में चीज़ें कम हो रह जाती हैं, गलती में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मैन मेड हैं जो इनके माफियाज हैं, वीट माफिया इनका है। आप सब कुछ छोड़ दें, आप ये देखें कि हमारे पास अगर हमारे पास कमी थी वीट की तो इन अकल के दुश्मनों ने वीट किस वजह से एक्सपोर्ट किया? सस्ते रेट में एक्सपोर्ट किया और महंगे रेट में खरीद रहे हैं। अब पता है यूक्रेनियन जो वीट होता है उसकी प्राइस कोई पाकिस्तानी 21-2200 रुपए किलो जाके पड़ती है और उसका जो है फ्लावर का, उसके साथ साथ उसकी बहुत ही एक बेकार क्वालिटी है। जब तक उसे हम अपने वीट के साथ मिक्स ना करें उसे हम खा नहीं सकते हैं। तो ये लोग जान कि ये सब क्रिएट करते हैं सिचुएशन, सस्ते दामों बेचेंगे और महंगे दामों खरीदेंगे ताकि ये अपनी जेबें पालें। तैमूर तालपुर साहब, मतलब आपकी हुकूमत 18वीं तरमीम की प्रोपोनेंट है, सबसे बड़ी जिसे कहना चाहिए। आप बल्कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं आप लोग। 18वीं तरमीम के बाद तालीम और सेहत समेत महंगाई और सूबे के जो फैसले हैं वो आपके इख्तियार में, आपके कंट्रोल में है। अब ये इल्ज़ाम तराशी जो है, क्या आप खुद ये नहीं साबित करते कि 18वीं तरमीम और उसके मुताबिक किए गए फैसले जो हैं वो नहीं है सही? अगर हर चीज़ की जिम्मेदार जो है वो बिलाखिर वफाकी हुकूमत है तो फिर फेडरेशन का और सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो कहाँ पर है? सूबाई हुकूमत ने अपने तौर पर महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या किया है? आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ पर है? सारी परफॉर्मेंस की जो बात है वो आप वफाक की कर रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस भी तो बताएं। अभी तक कोई 65 बिलियन का शेयर सिंध का वफाक ने बिला किसी वजह के रोका हुआ है और हमें ये भी नहीं है कि कह रहे हैं कि देर सवेर देंगे। दे हैव रिफ्यूज्ड टू गिव इट टू अस। आप कैसे किसी सूबे का शेयर उससे छीन सकते हैं? और ये पहली बार हुआ है। हमें कभी कभार शिकायत होती थी नवाज शरीफ साहब के भी टाइम पे कि वफाक हमें लेट पेमेंट देती थी, पर ये कभी नहीं हुआ कि 2.5 साल हो गए और अमाउंट बढ़ता जा रहा है और इनको कोई उस चीज का नहीं है। बाकी जहां तक हमारी जिम्मेदारी, आई टोल्ड यू, हम सब मिनिस्टर्स की ड्यूटीज होती हैं, हम सब चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आई टोल्ड यू कि मैं गया था खुद एक निजी चैनल के साथ। वैसे तो मैं हर वीक में 2 बार मेरी ड्यूटी अलग अलग इलाकों में लगती है विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विद द कमिश्नर्स, विद द डीसीज। उनकी सारी टीम हमारे साथ होती है। और उसके अलावा भी अब हमने ये शुरू किया है कि हम चैनल्स के साथ जाना शुरू हो गए हैं और मैं तो आपको भी वेलकम करूंगा। इफ यू वांट टू कम अलोंग वी कैन मेक अ प्लान। आप जहां कहेंगी, जिस बाजार में कहेंगी, जिस मार्केट में कहेंगी, वी विल इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राइट देन एंड वी विल गो एंड हैव अ विजिट ओवर देयर। तो सिंध हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है। तैमूर साहब, मीडिया तो ये मामला उठा ही रहा है, लेकिन बात ये है कि वजीर आला इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आप बात नहीं करना चाहते वफाक से, वफाक आपसे बात नहीं करना चाहता, और सिंध के लोगों की बात फिर कौन सुनेगा? क्या महंगाई के मामलात वजीर आला सिंध ने वजीर आजम से हालिया मुलाकात में उठाए थे, या वो वजीर आजम से महंगाई पर भी बात नहीं करना चाहते कि सिंध का हक है, अगर आप नहीं दे रहे तो हमें हक दे दें? आप तो बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर खान साहब ने 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स, उन आइटम्स पर 250% लगाई है ड्यूटी, सॉरी प्राइस बढ़ा दी है बाय 250%। और खान साहब माशाल्लाह से इतने अक्लमंद आदमी हैं कि उनसे जब पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया है, तो खान साहब कहते हैं मैंने इसलिए प्राइसेस बढ़ाई हैं क्योंकि अगर मैं प्राइसेस ना बढ़ाता तो इन जो है सो आइटम्स की मोनोपोली हो जाती और कमी हो जाती। हो खुदा के बंदे, कुछ अकल करो। आप अपने लोगों को क्या खुद मारना चाहते हैं? क्या एजेंडा क्या है पीटीआई की?
हुकूमत का मुझे समझ नहीं आ रहा। बातें तो छुपती नहीं है, हर मीटिंग में चीफ मिनिस्टर सिंध इसका जिक्र करते हैं, उसको समझाते हैं, पर खान साहब का शायद थोड़ा भेजे में बात समझ कम आती है, तो वो उल्टा बजाय उस बात को मानने के वो सीएम साहब के साथ बज़िद हो जाते हैं कि प्राइसेस हम नीचे नहीं ला सकते, यानी कि वो कोशिश करने को भी तैयार नहीं है। जो कुछ हो रहा है सिंध हुकूमत कर रही है, अपने बलबूते पे कर रही है, बगैर किसी के मदद कर रही है। अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होती सिंध सूबे के लिए इमरान खान में, तो आज पता नहीं कराची कहां से कहां पहुंच जाता। हालांकि हमें मानना पड़ेगा एजुकेशन के सेक्टर में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको मानना पड़ेगा कि आज हेल्थ फैसिलिटीज जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर सिंध के सूबे में है, चाहे वो मिट्टी हो, नगर हो, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो। वाहिद सूबा जो मुफ्त इलाज कर रहा है। जी ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। वफाक सिंध को कुछ नहीं दे रहा, सिंध वफाक से बात नहीं कर रहा, वफाक हमारी बात सुनता नहीं है। मामला यही है, इधर ही बात खत्म हो जाती है। एंड पे पिस जो रहे हैं वो हमारा आप है, अवाम है, जिसकी कि कोई इस वक्त सुनवाई नहीं है। चलिए एक शेर मैं आपको सुनाने लगी हूँ। वाह 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 वाह। नहीं क्या मैंने शेर तो सुना है। इरशाद इरशाद। नहीं मैं नहीं बोलती, इसका मतलब है कि अब आप नहीं सुनना। नहीं मैं सुनना चाह रहा हूँ। फूल की पत्ती से मैंने सुन लिया है, लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। ये इसका ताल्लुक हमारी तमाम स्टोरी से भी है जो कि हम आपको सुनाते आ रहे हैं, और अगली स्टोरी से भी है। और ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूस की कान से निकाला गया नायाब गुलाबी हीरा जनीवा में $27 मिलियन यानी 4 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए में नीलाम हो चुका है। मुझे इससे ना वो फिल्म याद आ गई है, वो जो डायमंड्स के ऊपर बनी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है कि अफ्रीका से कैसे डायमंड्स निकाले जाते हैं। 14.83 कैरेट के द स्पिरिट ऑफ द रोज़ नामी हीरे ने महंगा तरीन हीरा होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ऑनलाइन नीलामी के मुंतज़मीन ने हीरे की को फितरत का अजूबा करार देते हुए कहा कि गुलाबी जवाहरात जो है नायाब होने की वजह से इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और बिल्कुल द स्पिरिट ऑफ द रोज़ रूस की कान से 2017 में निकाला गया था, और कुदरती रंग को नुकसान पहुंचाए बगैर इसे तराशने में 1 साल का अरसा लग गया। और इतना महंगा नीलामी हो गई है। ये कौन लोग होते हैं फरा, ये नीलामी कर लेते हैं, ये रूस की कान से निकले, ये कौन नीलामी हुई है तो किसी ने आखिर खरीदा होगा ना, जिसकी इतनी बोली लगी है, तो कोई पर्सन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई इदारा होगा। वो लोग भी सेहत पे कम खर्च करते होंगे, वो भी इन चीज़ों पे ना ज़्यादा खर्च कर देते होंगे, जैसे पाकिस्तानी जो है सेहत पे कम खर्च करते हैं, हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन बड़ा खूबसूरत सा ये हीरा, आप देखें कि वो कहते हैं कि उसने रंग ही नहीं बदला, उसको फिर तराशा गया और फिर भी असल हालत में मौजूद है। और उसमें बड़ा काम किया ना, 1 साल लगा है। ये जनेवा में $27 मिलियन 4 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हुआ है। 4 अरब 21 करोड़ रुपए, कितना बजट मेरे तो जुबान से ना निकल नहीं रहा ये 4 अरब और 21 करोड़ रुपए, लेकिन खासा खूबसूरत है। ये भी देखे ना, ये क्या ये हीरा कोई किसी को गिफ्ट देगा? जिसने लिया है वो यकीनन देगा, बस चाटे ना। अगर कोई ताजमहल जो है बना के गिफ्ट दे सकता है तो ये हीरा जो है ये भी इसकी क्या उस तरह से। लेकिन एक बात मशहूर थी ना, एक शख्स ने बहुत महंगा हीरा लिया, उसको चेक कर उसने पूछा कि ये कैसे असली कैसे है, मुझे कैसे पता लगे। उसने कहा आप चाट के देख लो, उसने चाटा, वो मर गया। अब ये ना हो कि ये असली चेक करने लग जाए जिसने नीलामी में खरीदा, लेकिन बहुत महंगा हीरा। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपको वेलकम कहेंगे। सुबह सवेरे